गाजियाबाद की, जहां के लोनी में बुजुर्ग शख्स अब्दुल समद की पिटाई के बाद उसके साथ फेसबुक लाइव करके सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के आरोपी सपा नेता उमेद पहलवान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब उसी उमेद पहलवान की लोनी से विधायक भाजपा के नंद किशोर गुर्जर के साथ भी तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। बुजुर्ग की पिटाई के बाद सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने का आरोपी उमेद पहलवान एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है, लेकिन अब भाजपा विधायक के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये दो तस्वीरें हैं। देखिए, पहली तस्वीर भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ और दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, यानी कि सियासी तौर पर एक दूसरे पर भले ही निशाना सब साध रहे हों, पर साधने की स्थिति में कोई है नहीं, सभी ने गले मिला रखा है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया अफवाहें फैलाने और धार्मिक जाति भावनाएं भड़काने का एक बड़ा जरिया बन चुका है और इन दिनों ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। सोशल मीडिया इस समय बहुत खराब दौर से गुजर रहा है और अराजकता चरम पर है। धार्मिक भावनाएं भड़काने, जातीय भावनाएं उकसाने और लोगों को बदनाम करने के साथ ही अफवाहें फैलाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया सेल गठित की है। इस पर लगाम लगाने के लिए हमारे साथ इस समय एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सेल कैसे काम कर रही है और अब तक क्या कार्रवाई हुई। ये जो कुछ दिनों से ये माहौल रहता है कि हम गलत पोस्ट करके अफवाह फैला दें, जिससे जातिगत, सांप्रदायिक या गलत सूचनाएं फैलाने का जो ट्रेंड है वो भी हम लोग देखते हैं और इस पे भी लगातार कार्रवाई की जाती है। जैसे कि पिछले एक वर्ष में लगभग हम लोगों ने 1107 ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं, जो कि या तो भ्रामक सूचनाएं फैलाने से संबंधित है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार। पूरी सोशल मीडिया सेल के बारे में इन्होंने जानकारी दी और ये भी बताया कि ट्विटर अगर कुछ गलत कर रहा है या ऐसे कंटेंट जो आपत्तिजनक है उनको नहीं हटा रहा है तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दी जाएगी और इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ और जो भी व्यक्ति किसी विद्वेष से कोई भी ट्वीट करते हैं उनके खिलाफ। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और तस्वीर आपको प्रयागराज में बेखौफ होते बदमाशों के दिखाते एक तस्वीर सामने आई। इसमें कुछ लोग हथियारों के दम पर एक शख्स का सरेआम अपहरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग नीले रंग की कार में एक शख्स को जबरदस्ती बैठाते नजर आ रहे हैं। इन संदिग्ध लोगों में से एक शख्स के हाथ में राइफल भी दिखाई दे रही है। हथियारबंद लोगों ने कर्नलगंज इलाके में मनमोहन चौराहे के पास अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक रुपयों के लेन देन में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की जानकारी के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, नीली कार है और उसमें जबरन एक व्यक्ति को बिठाकर बदमाश ले गए। तो प्रयागराज में पुलिसिंग की हालत क्या है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। और प्रयागराज में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि अतीक के गुर्गे के घर का बताया जा रहा है, जिसमें कई लोग एक साथ फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में किस तरीके से कानून व्यवस्था मजाक बन गई है। पहली तस्वीर, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया, कार में बिठा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक दो क्या, यहाँ पर गिनना मुश्किल हो जाएगा कि कितने असलहे हैं और धुआंधार फायरिंग होती रही। कानपुर में भाजपा के विधायक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें विधायक जो खुलेआम मंच से भ्रष्टाचार की नसीहत दे रहे हैं। भाजपा के इन विधायक का नाम है महेश त्रिवेदी, जो लोक निर्माण विभाग के अफसरों को भ्रष्टाचार पर नसीहत देते हुए ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार करना है तो दाल में नमक के बराबर खाओ, पूरी दाल मत पी जाओ।
विधायक महेश त्रिवेदी कानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर में 13 करोड़ की 2 सड़कों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने इन लोगों के सामने बातें कही। लेकिन ये नहीं है कि दाल ही पूरी हम पी जाए, इसमें कोई आत्मा रोए ना, व्यवस्था भी चलती रहे और व्यवस्था के पक्ष में हम लोग काम करते रहें और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग। तो ये है विधायक जी की करप्शन वाली व्यवस्था। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। इन दोनों रोहिंग्याओं को गिरफ्तारी अलीगढ़ शहर से कोतवाली इलाके से हुई है और लंबे वक्त से अलीगढ़ में अपनी पहचान छिपाकर ये रह रहे थे। दोनों रोहिंग्याओं में एक का नाम रफीक है जबकि दूसरे का नाम शरीफ है। दोनों पर म्यांमार में गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसपैठ करने का आरोप है और अब एटीएस की टीम ने इन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटते दिख रहे हैं। सरेराह ये दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीटे जा रहे युवक को बचाने गई महिला के साथ भी दबंगों ने हाथापाई की। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मंगलपुर थाना इलाके के प्रयागपुर गांव का है। वहीं जिस वक्त दबंग युवक को पीट रहे थे उस दौरान ये वीडियो किसी ने बना लिया और इसे वायरल कर दिया। यूपी में तेजी से कम हुई कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 336 नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में 69 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी एक्टिव मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 6019 है। लखनऊ में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। कोविड संक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना से लड़ने के लिए आखिर क्या कार्य योजना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक रहने वाला है। कोर्ट ने कोविड की महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार से रोडमैप मांगा है। कोविड चुनौती से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार को समय दिया है। 2022 की तैयारियों में जुटी भाजपा के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ताजा बयान आया है और ये झटका भरा साबित हो सकता है। संजय निषाद ने कहा कि अगर भाजपा उनकी बातों को नहीं मानती है तो वो भाजपा से अलग होकर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार देंगे। बात करें तो 2022 का चुनाव नजदीक है, आपकी तरफ से क्या विधानसभा सीटों की भी डिमांड की गई? कितनी सीट की डिमांड की गई? निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां 10-15 हज़ार सीट हमारे वोट न हो। 20,000 160 सीटें तो मछुआ बाउल हैं, नदियों किनारे हैं, 7 नदियां बड़ी बड़ी हैं, 1000 झीलें हैं, पोखरे, कोई गांव नहीं होगा पोखरा न हो। इसीलिए तो नाराज हो गए ना वो हर गांव में। वो कानून की वजह से जो 15 दिन के अंदर 15 लाख जमा करने का हो गया वो बेचारे दे दिए। तो 160 सीटें मछुआ बाउल हैं, 70 ऐसी सीटें जहां हम 70,000 से ऊपर हैं आज के दिन में। तो आज के दिन में हम जब इतनी सीटें जिता सकते हैं, इतना है, तो मैंने उनसे बोला भाई सम्मानजनक सीटें दीजिए और जिससे हमारा समाज खुश हो। निषाद पार्टी और निषाद समाज को खुश अगर रखेंगे तो 2022 में खुशी खुशी सरकार बन जाएगी। हमें दुख देकर, निषाद पार्टी को दुख देकर हम 2022 सत्ता में नहीं आ सकते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिन्होंने अपनी सीटों की स्थिति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बता दिया है। उम्मीद ये जता रहे हैं कि जल्द ही भाजपा इनके साथ जो वादा की है उसको पूरा करेगी। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ गोलबंदी करते हुए सपा की जिला पंचायत सदस्य अंजलि देवी को विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया। अंजलि देवी ने समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल पीएफआई समेत 15 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया। 6 महीने बाद ये सरकार जा रही, सब लोगों का विश्वास है कि ये सरकार वापिस भी आ रही और लोगों का यकीन है। जब लोगों के यकीन के हिसाब से नेता अपना व्यवहार तय करते हैं। यदि ये होता तो शायद ये 15 हम लोग ना बताते, हो सके 15 से ज्यादा आ जाए। अभी तो आप ये छोड़ने का सिलसिला तो अब शुरू हुआ। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं छात्र छात्राओं को कैसे पास किया जाएगा, इसका फार्मूला आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि आखिर 12वीं के छात्र छात्राओं को किस आधार पर पास किया जाएगा।
जिस पर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि 12वीं के छात्र छात्राओं को 30-30-40 के फार्मूले पर पास किया जाएगा, जिसमें 10वीं के 30% अंक, 11वीं के 30% अंक और 12वीं के प्री बोर्ड के परीक्षा के 40% अंक जोड़े जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले पर याचिकाकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने संतुष्टि जता दी है। 31 जुलाई को सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और इस बीच प्रदेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने सीबीएसई के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने संतुलित फॉर्मूला दिया है। दिनेश शर्मा के मुताबिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई में अंतर है और हमारा बोर्ड 100 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि हमें हर सब्जेक्ट को देखना होगा, जिसके बाद हम फॉर्मूले का अंतिम रूप देंगे और रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। देखिए, पहले तो सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि एक संतुलित फार्मूला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई बोर्ड ने प्रस्तुत किया है। छात्रों का भविष्य की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा की जा सके, इसका पूरा प्रयत्न है। तो लगभग जो आज फार्मूले की बात आई है, इन्हीं फार्मूला को प्रस्तावना हो भविष्य में, इसके लिए मैंने इसका उल्लेख किया था और एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के एक कमेटी का गठन किया और वेबसाइट पे लोगों से ओपन हम लोगों ने सुझाव मांगे। 3910 के आसपास शिक्षकों के, अभिभावकों के, समाज के अन्य शिक्षाविदों के इसमें सुझाव आए हैं। और कोरोना काल से प्रभावित हुई पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा का पैटर्न तय किया है। नए पैटर्न के मुताबिक सभी विषयों की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी और इस बार की परीक्षा में विस्तृत प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय होंगी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र आंतरिक मूल्यांकन पर प्रमोट होंगे। किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की हलचल शुरू हो गई है। बुलंदशहर से किसान आ रहे हैं पदयात्रा करते हुए साजो सामान के साथ और इसी मामले पर हमने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जादौन से बात की। उनका कहना था कि किसानों का जोश बरकरार है, धीरे धीरे किसान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कई जिलों का नाम लिया कि उनकी रणनीति बन चुकी है, आंदोलन में किसान पहुंचते रहेंगे। और किसानों से भी हमने बात की। शामली से आए हुए किसानों ने कहा कि जत्था धीरे धीरे आसपास के गांव से पहुंचेगा। किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। इस समय हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान डटे हुए हैं। आज यहां पर और किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। काफ़ी जो किसान हैं वो पद यात्रा उन्होंने शुरू की है और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। ये सब किसान हैं। मैं पहले दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ इन सभी किसानों को और कितना उत्साह है उन किसानों को लेकर। बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन से। राजवीर जी, ये बताइए कि एक पदयात्रा आने वाली है, काफ़ी किसान आपके पास पहुँचने वाले हैं, यानी कि आपकी शक्ति जो है और बढ़ने वाली है। किस तरह का उत्साह आप लोगों में? बिल्कुल बढ़ने वाली है और ये वही शक्ति है जो आपको जाडो में दिखी थी। फिर किसान गांव जा लिया था, खेतों में पहुंच गया था, खेतों का काम करने के बाद फिर इधर को आ गया। किसान ने इस आंदोलन को अपनी जीवन शैली में रख लिया, दिनचर्या बना लिया है कि हमें कब खेती का काम करना, कब हमें आंदोलन पे जाना है। तो बराबर संपर्क में किसान है। बड़ी संख्या में पदयात्राएं भी होंगी। यहाँ पर इस समय हजारों किसान हैं और मैं समझता हूँ संख्या जो 50,000 किसान तक पहुँचने की संभावना है। 1 लाख भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं शामली से आया हूँ। ये बताइए कि आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर, और अभी और किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आपके शामली का क्या रुख है ये बताइए। जल्दी हजारों किसानों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करेंगे और हम लोग जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती तब तक लगातार लड़ाई जारी रहेगी। सरकार से काफ़ी नाराजगी है क्योंकि किसानों को यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया यहाँ पर बैठे हुए। ये सभी किसान हैं, ये सभी किसान भाई हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि काफ़ी दिन से सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन अब सरकार को हमारी आवाज़ सुननी होगी और एक बार फिर जो किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। हैं बरेली के बिथरी चैनपुर इलाके के पदार्थपुर गांव के रहने वाले रुखसान का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने गुहार लगाई है कि उसे सऊदी अरब से वापस भारत लाया जाए।
दरअसल रुखसान 2017 में सऊदी अरब गया था, जहां पर वो सऊदी के एक शेख के चक्कर में फंस गया और रुखसान ने वीडियो में आरोप लगाया है कि शेख ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा अपने पास रख लिया और उसे खाने पीने को भी नहीं देता। वहीं सऊदी सरकार से भी रुखसान को कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में रुखसान की माँ बाप ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को भारत वापस लाया जाए। ये सब दिक्कत जो है, क्या नाम है का, पासपोर्ट नहीं दे रहा कभी, और इकामा जो है वो नहीं दे रहा है, फिर उसको जो है तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। FIR वगैरह लिखाई गई थी, उनकी कोई हुकूमत सरकार सुन नहीं रही है। मोदी जैसी, योगी जैसी ये गुजारिश है कि हमारे लड़के को जो है देश में बुला लिया जाए, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। और बिजनौर नहर में एक युवक और युवती के संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के हाथ पैर पर रस्सियां बंधी होने से हत्या कर नहर में फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रेमिका होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सबसे संदिग्ध मामला यह है कि हाथ पैर में रस्सियां बंधी हुई थी। फिलहाल पुलिस अब शवों की शिनाख्त करके कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। श्रावस्ती में राप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो राप्ती की भयावहता और उससे निपटने की तैयारी को दिखाएंगी। राप्ती सड़क के ऊपर बहने लगी। हालात ये हो गए हैं, लोग तेज बहाव के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राप्ती के रौद्र रूप की है, जहां पर डीएम साहब जायजा लेने पहुंचे। और तीसरी तस्वीर घरों में घुसे पानी की है। तो राप्ती का रौद्र रूप दिख रहा है और हालांकि प्रशासन की तरफ से हालात बिगड़े ना ये कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल राप्ती का जो उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चंदौली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। ये तस्वीर रविनगर की है, जहां पर कई घंटों तक मूसलाधार बारिश के कारण लोग घरों के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर रहे। वहीं मुख्य बाजार में दुकानों के अंदर पानी घुस गया। और बहराइच में भी लगातार बारिश से सरयू नदी उफान पर है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर प्रति घंटे 3 से 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण सरयू नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। फकरपुर ब्लॉक के गांव में कई घर और जमीन नदी में समा गए। वहीं नदी अब तेज कटान कर रही है, जिससे नदी किनारे लोग दहशत में हैं।